हेलो, जय हिंद बच्चों। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संबंध के बारे में। ठीक है। जो हमने पिछले वीडियो में जो समुच्चय है वो कंप्लीट किया, और आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे संबंध। ठीक है। संबंध से फिर हम पढ़ेंगे फिर फलन। ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे संबंध की। तो मेरा नाम शिव भक्त एम के सर, मुकेश कुमावत सर, और बहुत सारे डिफेंसों में सिक्कर कुचामन की सब टॉप टॉप डिफेंस सब में पढ़ाया है। और उसके बाद आपके सामने यूट्यूब पर वो भी शिव भक्त बनकर। ठीक है। शिव ही सत्य है, और सनातन धर्म जो है वो सर माथे पर। चलो खैर, अब बात करते हैं हम आज के वीडियो की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं संबंध के बारे में, रिलेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। उससे पहले हम बात करते हैं किसकी, कार्तीय गुणनफल की। ठीक है। तो कार्तीय गुणनफल जो है वो क्या होता है उसकी हम बात करें सबसे पहले। कार्तीय गुणनफल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यदि मान लो एक समुच्चय ए आपको दिया हुआ है और एक समुच्चय बी आपको दिया हुआ है, तो इनका यदि इनको हम गुणा कर दे, क्रॉस, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, कार्तीय गुणनफल कहते हैं। ठीक है। अब इनको गुणा कैसे करते हैं, यदि मान लो समुच्चय ए जो है वो आपको दिया हुआ है 1 2, और समुच्चय बी जो है वो आपको दिया हुआ है ए कोमा बी कोमा सी। हमें क्या करना, ए क्रॉस बी। ठीक है। ए क्रॉस बी क्या होता है, कर्मित युग्मों का समूह है। कर्मित युग्म कौन से, जो आप ऐसे पढ़ते हैं एक्स कोमा वाई। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कर्मित युग्म। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कर्मित युग्म। तो कर्मित युग्मों का समुच्चय, या ऐसे कर्मित युग्मों का समुच्चय जिसका पहला अवयव समुच्चय ए का अवयव हो और उसका दूसरा अवयव समुच्चय बी का अवयव हो। मतलब ए क्रॉस बी बराबर होगा किसके, x comma y, such that all of x belongs to set A और x belongs ये y belongs to set B। इसको बोलते हैं क्या, ए क्रॉस बी कार्तीय गुणनफल। या फिर जैसे इसके लिए हम बात करें, मतलब x तो समुच्चय ए के सभी अवयव हो जाएंगे, और ये जो y जो है समुच्चय b के सभी अवयव हो जाएंगे। सभी मतलब कैसे, ए क्रॉस बी बराबर हम कहेंगे 1 ए 1 बी 1 सी। एक बार तो एक के साथ हम सब ले सारे अवयव ले लेंगे, अब दूसरी बार हम 2 के साथ ले लेंगे, मतलब 2a 2b 2c। इसको क्या कहते हैं, कार्तीय गुणनफल। ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन करें, यदि मान लो a बराबर आपके पास दिया हुआ है क्या, कि जैसे 1 3 5, और b इक्वल्स टू आपको दे दिया जैसे मान लो x कोमा y। ठीक है। और एक और एलिमेंट दे दिया z। ठीक है। जैसे इसमें ये जो आपके पास b समुच्चय b जो है, ठीक है, वो आपको दे दिया x कोमा y कोमा z। ठीक है। और आपसे पूछा गया क्या, समुच्चय a और b का कार्तीय गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो a क्रॉस b की यदि हम बात करेंगे, तो समुच्चय a का तो पहला अवयव और समुच्चय b का दूसरा वाला अवयव किसका, कर्मित युग्मों का। मतलब कैसे, क्या लिखेंगे, 1 x और 1 y और 1 z और 3 x और 3 y और 3 z, और क्या लिखेंगे, 5 x 5 y 5 z। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कार्तीय गुणनफल। या फिर इसको बाई भी हम देख सकते हैं, कैसे, जैसे ये सेट ए और ये सेट बी। सेट ए के अवयव है 1 3 और 5,
सेट बी के अवयव है एक्स वाई और जेड। तो एक किस किस से कनेक्ट हो सकता है, एक्स से हो सकता है, वाई से हो सकता है, जेड से हो सकता है। तीन, एक्स से हो सकता है, वाई से हो सकता है, जेड से हो सकता है। पांच भी एक्स से हो सकता है, वाई से हो सकता है, जेड से हो सकता है। ठीक है, यही सब पॉसिबिलिटीज लिखी हमने। ए कोमा एक्स, ए कोमा वाई, ए कोमा जेड लिखा हमने। तीन कोमा एक्स, तीन कोमा वाई, तीन कोमा जेड लिखा। जेड कोमा एक्स, जेड कोमा वाई, जेड कोमा जेड लिखा। ये पांच कोमा एक्स, पांच कोमा वाई, पांच कोमा जेड लिखा हमने। ठीक है, तो ये एक प्रतिबिंब रूप में हम ऐसे दर्शा देते हैं। और ये क्या है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। ठीक है, क्लियर है। कोई भी दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल ऐसे क्रमित युग्मों का समूह होता है जिसका पहला अवयव समुच्चय ए का अवयव हो और जिसका दूसरा अवयव समुच्चय बी का अवयव हो। ठीक है, क्लियर है। और देखो यदि हम इसमें बात करें, जो कार्तीय गुणनफल जो है वो एक दुनिया है, आप ये मान लो। कार्तीय गुणनफल में से संबंध बनेगा, संबंध में से फलन बनेगा। ठीक है, तो सारे जो टॉपिक है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो एक एक करके आप सभी समझते जाएं। ठीक है, तो कार्तीय गुणनफल से ही संबंध बनेगा, जो अवयव होंगे इसमें से ही कुछ कोई ना कोई अवयव होंगे, बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अब हम बात करें, जैसे इसमें अवयवों की संख्या की बात करें एक क्रॉस बी में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें अवयव कितने हैं, एन ए क्रॉस बी, ये कितने हैं, 9। 9 और ए में कितने अवयव थे, 3। बी में भी कितने अवयव थे, तो क्या इन तीनों, इन दोनों का गुणन कितना, 9। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि गुरुजी हम ये कह सकते हैं, एन ए क्रॉस बी की यदि हम बात करते या ए क्रॉस बी में उपस्थित अवयवों की बात करते तो ये किसके बराबर होते, एन ए इंटू एन बी के बराबर होते। इससे पीछे वाले में भी यदि हम देखें, देखो इसमें कितने अवयव हैं, इसमें 2 अवयव हैं। इसमें कितने अवयव हैं गुरुजी, इसमें 3 अवयव हैं। इन दोनों का गुणनफल कितना, 2 गुणा 3 बराबर 6। तो क्या ए क्रॉस बी में 6 अवयव हैं क्या, देखो देखिए, 1 2 4 5 6। हाँ गुरुजी, एक क्रॉस बी में कितने अवयव हैं, 6 ही अवयव है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यदि एन ए क्रॉस बी की बात करते तो वो किसके बराबर होता, एन ए इंटू एन बी के बराबर होता। ठीक है, और देखो यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन और ऐसे पूछता कि बताओ बच्चों, ए बराबर तो आपको दिया हुआ है 1,2, बी बराबर आपको दिया हुआ है 4 5, और सी जो है वो आपको दिया हुआ है ए कोमा बी। तो अब मुझे ये बताओ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यदि मैं आपसे ऐसे पूछता, तो देखो हम यदि बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, समुच्चय ए और समुच्चय बी में कॉमन अवयव। ठीक है, तो ए और बी में कॉमन अवयव कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, नहीं 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 जी, दोनों में एक भी अवयव जो है वो कॉमन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा आपके पास, 5। ठीक है, अब यदि हम बात करते किसकी, सी, सी तो आपके पास क्या है, ए कोमा बी, और क्रॉस 5 की यदि बात करते तो 5 का किसी भी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट की यदि हम बात करते तो वो हमेशा क्या आता है, 5 ही आता है। 5 समुच्चय में ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे हमारे नॉर्मल नंबर में 0 काम करता है। 0 मल्टीप्लाई दिस 0, तो यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई दिस 0। ठीक है, मतलब 5। क्लियर है, आ गया समझ में। तो कोई भी दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें अवयवों की संख्या की भी बात कर सकते हैं। अब देखो इसके कुछ गुणधर्मों की बात करते हैं हम। गुणधर्म, तो पहला गुणधर्म तो हमने अभी अभी ये देखा कि गुरुजी यदि एन क्रॉस बी की बात करते तो ये बराबर होता है किसके, एन ए टू एन के। ठीक है,
यदि मैं इसको और भी यदि बात करूं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यदि मुझे तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल निकालना होता, ठीक है, तो ट्रिपल का युग्म हो जाता, ठीक है, तब ये किसके बराबर होता, एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी। जैसे इस पर एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। यदि मान लो ए बराबर आपको दे दिया, या ऐसे ऐसे कह दो, या ए बराबर आपको दे दिया 1,1, बी बराबर दे दिया 1,2, और सी बराबर आपको दे दिया -1,1, और आपसे कहा कि बताओ बच्चों ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, और एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा। मतलब ये तो कार्तीय गुणनफल आपको ज्ञात करना है, और ये इनके तीनों के कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब देखो, यदि मैं बात करूं, पहले तो मैं बात कर लेता हूं ए क्रॉस बी की। तो ए क्रॉस बी की मैं बात करता, तो ये ए और ये बी है। यदि आपको तीन का ऐसे गुणनफल पूछे तो पहले दो को करो, फिर तीसरे को कर लो, ठीक है। कैसे, ए क्रॉस बी तो हम बात करते तो 1,1, फिर 1,2, फिर 1,1, और फिर से 1,2। यदि इस तरह की बात करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आप 1,2 नहीं ले, माइनस, इसको 3 कर दो। 1,1 तो ले नहीं सकते ना, किसी एक समुच्चय में एक अवयव दो बार नहीं हो सकता है ना। तो 3,1, फिर 3,2, फिर 1,1, 1,2, ठीक है। ये ए क्रॉस बी हमारे पास आया। अब यदि हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी की यदि बात करते, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की बात करते, तो अब इस ए क्रॉस बी का जो कार्तीय गुणनफल हमें किसके साथ देखना, सी के साथ देखना। सी क्या है, -1,1। तो एक एक करके हम ये भी अवयव इसमें जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो जैसे 3 1 -1, 3 1 -1, अब इसमें एक जोड़ दो, 3 1 1, ठीक है। अब इस वाले को जोड़ दो एक एक करके, 3 2 -1, अब ये एक जोड़ दो, 3 2 1, और अब इसके साथ जोड़ दो 1 1 -1, फिर इसके साथ एक, तो 1 1 1, फिर इसके साथ तो 1 2 -1, अब इसके साथ और दो 1 2 1, ठीक है। ये कार्तीय गुणनफल। अब इसमें अवयवों की संख्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें अवयवों की संख्या एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना होगा, 8, ठीक है। क्या ये इसके बराबर है, क्या ये इस गुणधर्म को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो हम देखिए, देखो एन क्रॉस बी क्रॉस सी, ये गुरुजी बराबर होना चाहिए किसके, एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी। तो एन ए में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या कितनी है, देखो 2, एन ए 2, एन बी 2, एन सी भी 2। तो हम क्या करेंगे गुरुजी, ये 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्या इसमें भी अवयवों की संख्या 8, हाँ गुरुजी 8 ही अवयव इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब यदि आपसे ऐसे इसको और आगे पूछ ले, एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, तब हम लिख देते हैं एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी इंटू एन डी, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको कार्तीय गुणनफल जो है दो समुच्चयों का वो अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करें यदि प्रॉपर्टी नंबर 3 की, गुणधर्म नंबर 3। गुणधर्म नंबर 3 की यदि हम बात करें, यदि ए क्रॉस बी बराबर 5 हो, ठीक है, यदि ए क्रॉस बी बराबर 5 हो, यदि, तो इसमें अवयवों की संख्या एन ए क्रॉस बी ये कितनी होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। यदि ए क्रॉस बी बराबर 5 हो तो अवयवों की संख्या कितनी होती है, 0। और यदि हम बात करें, देखो यदि ए क्रॉस बी बराबर 5 हो, ठीक है, यदि ए क्रॉस बी बराबर 5 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब तो या तो ए 5 होगा या फिर बी 5 होगा, ठीक है। किसको, ये एक, दोनों में से ए या बी में से दोनों में से कोई एक 5 रहा होगा,
तभी उनका कार्तीय गुणनफल जो है वो क्या आएगा, फाई आएगा। यदि आप और बात करो, ए क्रॉस बी जो है वो बराबर नहीं होता किसके, बी क्रॉस ए के। ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते। ठीक है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन था आपके पास, इसमें आपने जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें आपने ए क्रॉस बी ये निकाला, यदि आप बी क्रॉस निकालते, ठीक है, यदि बी क्रॉस ए निकालते तो पहला अवयव तो समुच्चय बी का और दूसरा अवयव समुच्चय ए का, तब हम इसको क्या लिखते, देखो बी का अवयव क्या है, ए बी सी, और इसके क्या है, एक दो, तब हम लिख देते ए कोमा एक, ए कोमा दो, ए बी कोमा एक, बी कोमा दो, सी कोमा एक, सी कोमा दो। तो बी क्रॉस ए हो जाता, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है क्या, नहीं 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 नहीं, बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। मतलब कि यदि ऐसा लिखा हुआ है एक्स कोमा वाई बराबर ए कोमा बी, तो इसका मतलब है एक्स बराबर है ए और वाई बराबर है बी। ये तो आप बचपन में किया करते थे। ठीक है, तो वही कार्तीय गुणनफल, ये कर्मित युग्म, उन्हीं कर्मित युग्मों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी हम ऐसा नहीं लिख सकते कि ए बी इक्वल लिख दिया बी ए, ये गलत हो जाएगा। ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता। लेकिन यदि मैं और बात करूं, यदि ए क्रॉस बी बराबर हो बी क्रॉस ए के, यदि दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, ए और बी भी दोनों बराबर होंगे। फिर यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो उनका कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी बराबर आएगा बी क्रॉस ए के। और कोई दो समुच्चय बराबर होने का मतलब क्या है, इस समुच्चय में जो अवयव है सेम वही अवयव इस समुच्चय में भी हो, तो फिर क्या, तब वो दोनों समुच्चय एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, क्लियर है। और देखो बात करें, यदि आपके पास ऐसे आ जाए ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो इसको हम लिख देते हैं ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। क्या लिख देते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। और यदि हम बात करते ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की, तब हम इसको लिखते ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तब इसको क्या लिख देते हैं हम, मतलब वैसे ही गुणा करते हैं, नॉर्मल करते हैं, ए क्रॉस बी फिर इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ऐसे। ठीक है, यदि मान लो आपके पास ऐसा होता ए माइनस ए क्रॉस बी माइनस सी, तब इसको हम लिखते ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, तब हम इसको ऐसा लिख देते। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं, यदि मान लो आपके पास ऐसा होता ए क्रॉस बी या ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इनमें अवयवों की संख्या यदि पूछता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो ये क्या होता है, उभयनिष्ठ अवयव, उभयनिष्ठ अवयवों का होल स्क्वायर। ठीक है, उभयनिष्ठ अवयवों का होल स्क्वायर, क्या, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। जैसे मैं इस पर एक एग्जांपल लेकर हम बात करते हैं। जैसे मान लो ए बराबर तो आपको दे दिया 1 2 3 और बी बराबर आपको दे दिया केवल 3 और 4। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि बताओ बच्चों ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कुल कितने अवयव होंगे, यदि क्वेश्चन इस तरह से आया। ठीक है, तो जैसे मान लो आप पहले बात करते, इसका मतलब क्या समझे कि गुरुजी हमें ए क्रॉस बी पता करना पड़ेगा पहले, और फिर बी क्रॉस ए पता करना पड़ेगा, फिर दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, उभयनिष्ठ अवयव ढूंढने पड़ेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसको मैंने लिखा ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी तो आपके पास क्या आएगा,
1,3 1,4 फिर 2,3 2,4, ठीक है। इस तरह से आप पता करोगे, फिर दोनों में उभयनिष्ठ अवयव देखोगे। यदि आपको डायरेक्ट ये पता करना है एंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो ये क्या होता है, ए और बी में कॉमन अवयव जो है उनका होल स्क्वायर। तो यदि मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, तो वो क्या है, केवल 3। और इसमें अवयवों की संख्या की बात करूं तो अवयव कितने कॉमन है, एक अवयव कॉमन है। तो एक का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। तो इन दोनों में कॉमन अवयव जो होगा वो केवल एक अवयव जो है वो कॉमन होगा। कैसे आप करके भी देख सकते हैं, जैसे मैंने इसमें निकाला ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, ये तो आपके पास क्या हुआ, ए क्रॉस बी। यदि आप बी क्रॉस ए पता करते, तो बी क्रॉस ए पता करते तो ये क्या हो जाता, देखो 3,1 3,2 3,3, फिर 4 के साथ ले लेंगे 4,1 4,2 4,3। अब इन दोनों में देखो कॉमन अवयव, कि गुरुजी कॉमन अवयव तो 1 3 3 और इसमें भी 3 3, केवल ये एक ही अवयव कॉमन है और कोई दूसरा अवयव जो है कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो हमने डायरेक्ट बता दिया, इसलिए आप ये डायरेक्ट याद रखें, ठीक है। और इस तरह का यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप वहां पे काम में ले, ठीक है। क्लियर है, ये हमारे पास हमने किया कार्तीय गुणनफल। अब हम बात करें, देखो संबंध की, यदि हम बात करें संबंध, रिलेशन, रिलेशन सबसे पहले तो होता क्या है, ठीक है। रिलेशन आप जैसे मान लो ये एक कोई सेट है ए जिसके अवयव है 1 2 3, ठीक है। और एक दूसरा सेट है बी जिसके अवयव है 4 5 6, इस तरह से है, ठीक है। और एक की इमेज जो है वो 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, ठीक है। अब देखो संबंध की परिभाषा सुनो, ऐसे कार्तीय, ऐसे क्रमित युग्मों का समूह है, ठीक है, जो किसी विशेष गुणधर्म के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है। ऐसे अवयवों का समूह जो किसी विशेष गुणधर्म के साथ जुड़े हुए हो उसको क्या कह देते हैं, हम संबंध कह देते हैं। कैसे जुड़े हुए हो, कैसे, जैसे मतलब एक में +3 किया आपने तो 4 आया, 2 में +3 किया तो 5 आया, 3 में +3 किया तो कितना आया, 6 आया, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि y बराबर x + 3, मतलब जो रिलेशन है, या ए रिलेशन बी, या आप ऐसे लिख दो, या फिर x रिलेशन y, x रिलेशन y बराबर x + 3, जहां ऑल ऑफ x बिलोंग्स टू सेट A और y बिलोंग्स टू सेट B, ठीक है। ये एक रिलेशन हुआ। या और क्या कह सकते हैं, और ऐसे कह सकते हैं R बराबर x, y सच दैट y x से 3 अधिक है, जो y की वैल्यू है वो x से 3 ज्यादा है, ठीक है। क्लियर है, आया समझ में। या और क्या लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं, यदि क्रमित युग्मों के फॉर्म में हम लिखते तो क्या लिखते, हम इसको लिखते 1,4 2,5 3,6, ये संबंध हो जाता, ठीक है। अब देखो ये R जो है, इनके कार्तीय गुणनफल में से ही कुछ अवयव होंगे। इनका कार्तीय गुणनफल क्या होता, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, तो इन्हीं में से ये अवयव है, ठीक है। क्लियर है, आया समझ में। अब देखो जो समुच्चय ए के जो अवयव है, ठीक है, समुच्चय ए के ऐसे अवयव जो इससे कनेक्ट हो रहे हैं उनको तो कह देते हैं हम
संबंध का प्रांत, उनको क्या कह देते हैं, संबंध का प्रांत। और समुच्चय बी के ऐसे अवयव जो ए के अवयव से कनेक्टेड है उनको कह देते हैं हम परिसर। क्या कह देते हैं, परिसर। और जो समुच्चय बी है पूरा उसको कह देते हैं सह प्रांत। क्या कह देते हैं, सह प्रांत। ठीक है, तो अब यदि हम इसमें बात करते हैं प्रांत की, ठीक है, डोमेन, तो प्रांत क्या होता है, देखो 1 2 3 ये प्रांत होता। ठीक है, और परिसर क्या होता, परिसर हो जाता बी के ऐसे अवयव जिनकी इमेज है। तो परिसर क्या हो जाता, 4 की भी इमेज है गुरुजी, 5 की भी है और 6 की भी इमेज है। और यदि बात करते सह प्रांत की, तो सह प्रांत क्या होता, सह प्रांत इस समुच्चय बी के सभी अवयव। तो सह प्रांत भी क्या हो जाते, 4 5 6। ठीक है, तो ये प्रांत परिसर सह प्रांत। प्रांत और परिसर बड़े ही इंपॉर्टेंट है, खासकर संबंध में भी पूछ लिए जाते हैं और फलन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। प्रांत का मतलब इनपुट, जो आप इनपुट दे रहे हैं उसको प्रांत कहते हैं। ठीक है, और जो आपको आउटपुट मिल रहा है उसको परिसर कहते हैं। जो मिल रहा है आउटपुट, और जिसमें से मिल रहा है, जिस समुच्चय में से मिल रहा है, वो पूरा समुच्चय क्या कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है। ठीक है, अब देखो यदि हम बात करें एक और क्वेश्चन की, ठीक है, कि जैसे मान लो आपको ये दे दिया कि एक संबंध आर एक्स कोमा वाई, ठीक है, सच दैट ऑल ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, जहां ए जो है वो आपको दिया हुआ है 1 2 3, और बी जो है वो आपको दिया हुआ है 5 6 7। ठीक है, और इनमें संबंध जो है वो आपको दे दिया y बराबर x प्लस 1। ठीक है, ये आपको संबंध दे दिया और आपसे पूछा इसके अवयवों को लिखिए। ठीक है, तो अब देखो हम यदि इसके अवयवों को लिखे r बराबर, तो यदि मैं x कितना रख सकता हूं, 1। यदि मैं 1 रखूं तो 1 + 1 2। क्या 2 बी में है क्या, नहीं गुरुजी 2 बी में नहीं है। मैंने 2 रखा, 2 + 1 3, 3 बी में है क्या, नहीं गुरुजी 3 भी बी में नहीं है। 3 रखा, 3 + 1 क्या 4 बी में है क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं गुरुजी 4 भी बी में नहीं है। तो फिर इसमें कितने एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, आर क्या आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, आर क्या आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, इस तरह से हम संबंध लिखते हैं। क्लियर, अब देखो इसके हम कुछ गुणधर्मों की बात करें। गुणधर्म, पहला क्या है, यदि मान लो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या है m, ठीक है, और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या है n, ठीक है, और आपसे पूछे कि इनके संबंध में, ठीक है, ए से बी में, ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या की यदि हम बात करते तो फिर वो कितना होता, 2m × n। ठीक है, यदि ए में अवयवों की संख्या m है और बी में अवयवों की संख्या n है, तो ए से बी में कुल परिभाषित संबंधों की संख्या कितनी होती है, 2m × n। ठीक है, यदि हम और बात करें, जैसे मान लो ऐसे दे देता n a बराबर n और n b बराबर भी n, तब ए से बी में परिभाषित संबंध कितने होते बताओ, 2n × n, या फिर n × n क्या होता है n², तो 2n²। ठीक है, क्लियर है। जैसे
क्वेश्चन, यदि मान लो एन ए बराबर तो आपको दे दिया 4 और एन बी बराबर आपको दे दिया जैसे मान लो 5 और आपसे कहा ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या क्या होगी। यदि मान लो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया, ठीक है, तो क्या कितने संबंध हो जाएंगे। देखो संबंध कुल कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4 इंटू 5 मतलब 2 की पावर 20, इतने संबंध हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यदि मान लो एक और क्वेश्चन की बात करें, यदि मान लो एक और क्वेश्चन की हम बात करें, क्या कि एक कोई संबंध जो है आर वो आपको दे दिया 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 30। ठीक है, सॉरी, एक संबंध आर बराबर आपको दे दिया क्रमित युग्मों m कोमा n का समूह है जहां 3m प्लस 2n बराबर है 30। ऑल ऑफ m जो है वो बिलोंग m, ऐसे कह दो m कोमा n दोनों प्राकृत संख्याओं से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपको इसका प्रांत लिखना है, आपको परिसर लिखना है और आपको सह प्रांत लिखना है। ये तीनों आपको बताने हैं। ठीक है, तो करो देखिए सोल्व। ठीक है, अभी मैं सोल्व कराता हूं। तो इसको मैंने लिखा, देखो 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 30। ठीक है, और मैंने किसी एक को उधर भेज दिया, इस 3m को उधर भेज दिया, 2n बराबर 30 माइनस 3m, n बराबर 30 माइनस 3m डिवाइड बाई 2, ये हुआ। ठीक है, अब देखो m और n हम क्या ले सकते हैं, प्राकृत संख्या ले सकते हैं। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, एक से स्टार्ट होने वाली, 1 2 3 4 5 ऐसे चलती जाती है। ठीक है, एक से स्टार्ट होने वाली पूर्ण संख्याएं जो होती है उनको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो यदि मैं m की वैल्यू 1 ले तो 30 माइनस 3, भाई 3 गुणा 1 कितना हुआ, 3 हुआ। 30 माइनस 3 कितना, 27, 27/2। तो ये तो प्राकृत संख्या नहीं आ रहा, ये 13.5 आ रहा है, तो प्राकृत संख्या नहीं। तो 3 जो है वो इसमें रखेबल नहीं है, 3 हम इसमें नहीं रख सकते। फिर सॉरी 3 1 हम इसमें नहीं रख सकते। फिर हम बात करें यदि इसमें 2 रखने की, तो 3 दूनी 6, तो 30 माइनस 6 कितना, 24, 24/2 12। हाँ, आप इसमें रख सकते हो क्या। अब देखो जो संबंध मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, संबंध के अवयव, एक इसमें रख नहीं सकते, दो आप यदि रखते हो, ठीक है, m की वैल्यू, m पहले लिखा हुआ है इसलिए हम m पहले लिख रहे हैं। ठीक है, दो यदि आपने रखा तो 3 दूनी 6, 30 माइनस 6 कितना, 24, 24/2 12, तो 2 की इमेज क्या आई, 12। फिर 3 आप इसमें रखेंगे, 3 3 9, 30 माइनस 9 21/2, नहीं 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 नहीं। ठीक है, 21/2 10.5 आ रहा है, 10.5 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, 10.5। और n भी तो हमें क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम इसमें 3 नहीं रख सकते, हम इसमें 4 यदि रखे तो 3 गुणा 4 कितना हुआ, 12। 30 माइनस 12 कितना, 18, 18/2 9। क्या 9 प्राकृत संख्या है क्या, हाँ गुरुजी 9 एक प्राकृत संख्या है। तो आप इसमें क्या रखा था, 4, 4 रखा, तो 4 3 12, 30 माइनस 12 18/2 9। तब आपके पास क्या है, 4,9। फिर 5 रखते हो यदि, 5 3 15, 30 माइनस 15 15/2 7.5, 7.5 का मतलब क्या समझे, नहीं 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 नहीं, नहीं गुरुजी प्राकृत संख्या नहीं है, तो 5 इसमें रखेबल नहीं है। फिर हमने इसमें रखा 6, तो 3 दूनी 3, 3 गुणा 6 कितना, 18। 30 माइनस 18 कितना, 12, 12/2 कितना, 6। तो 6 प्राकृत संख्या है। तो आपने क्या रखा, इसमें 6 रखने से 6 ही मिल रहा है आपको, तो 6,6। ठीक है, फिर आप इसमें रखो 6 के बाद में 8 रख दो, 8 या 24, तो 30 माइनस 24
6/2 तो 3। आपने इसमें यदि 8 रखा तो आपको मिला क्या, 3 मिला, ठीक है। और फिर यदि इसमें आप 9 रखने से तो 9×3 = 27, 3/2 नहीं होगा। 10 रखते हो, 30 - 30 कितना, 30 - 30 जीरो, 0/2 कितना, वो भी जीरो, ठीक है। तो जीरो क्या प्राकृत संख्या, नहीं 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 नहीं, गुरुजी जीरो आना ही नहीं चाहिए। अब यदि जीरो के मतलब 10 के बाद आप कोई बड़ा नंबर रखोगे तो 30 में से ये भी 30 से ज्यादा हो जाएगा। 10 से बड़ा नंबर लेते ये 30 से बड़ा नंबर हो जाएगा। 30 से बड़ा नंबर हो जाएगा तो 30 में से 30 से बड़ा नंबर घटाओगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। और नेगेटिव डिवाइड बाई 2 तब भी क्या आएगा, नेगेटिव नंबर ही आएगा। और यदि नेगेटिव नंबर ही आएगा तो हम क्या कहेंगे, गुरुजी नेगेटिव नंबर तो प्राकृत संख्या है ही नहीं, तो मतलब 10 से बड़ा आप इसमें नहीं रख सकते। इवन 10 भी नहीं रख सकते आप इसमें, क्यों, 10 पे भी जीरो आ रहा है और बड़े का तो कोई चांस ही नहीं बनता, ठीक है। तो इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो ये, इसको आप मन की आंखों से देखोगे तो ये संबंध लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो प्रांत, तो आप क्या बताओगे, जो पहला अवयव होता है ना संबंध का, उसको प्रांत कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं, प्रांत। जो पहला संबंध होता है उसको क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। तो पहला संबंध क्या क्या है, देखो 2, 4, 6 और 8। और यदि आप बात करो किसकी, परिसर की, तो जो दूसरा अवयव होता है ना, दूसरा सेकंड अवयव, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, परिसर। या परिसर समुच्चय बी के ऐसे अवयव जो समुच्चय ए के अवयवों से कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्ट है, जॉइंट है, ठीक है। तो परिसर क्या हो जाएगा, परिसर आपके पास हो जाएगा, आप 12, 9, 6, 3 ऐसे लिख दो, या 3, 6, 9, 12 ऐसे लिख दो, 3, 6, 9 और 12, या आप ऐसे लिख दो, ठीक है। और यदि आप बात करते सह प्रांत की, इसकी बात करते सह प्रांत की, यदि आप बात करते तो सह प्रांत क्या है, जिसमें से आ रहा है, जो सेट जिस समुच्चय में से आ रहा है, तो एन जो है, एन मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, वही क्या होता है, सह प्रांत होता है, ठीक है। तो ये मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, प्रांत, परिसर, सह प्रांत, ठीक है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम संबंधों के प्रकार की बात करेंगे, ठीक है। संबंधों के प्रकार जैसे कौन कौन से संबंधों के प्रकार, हम सौतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, इनकी बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आया नहीं आया। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें, ताकि आपको जितने भी जो नोटिफिकेशन आते रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।